अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में डीएनए अपनी कॉपी बना देता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल मौजूद है डीएनए का, इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद जो है हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे डीएनए के, यानी डीएनए ने अपनी कॉपी बना दी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए डबल हो रहा है, इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कह रहे हैं। बेसिकली रेप्लिकेशन जो है ये रेप्लिका बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है और रेप्लिका का मकसद ही कॉपी होता है। तो इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर डीएनए के मॉडल का जिक्र किया जा रहा है। डीएनए का वो मॉडल जो कि दो साइंटिस्ट ने दिया था, वाटसन और दूसरा क्रिक ने। इस मॉडल के मुताबिक यहाँ पर यह बयान किया जा रहा है कि जो डीएनए का मॉडल होता है वो डबल हेलिकल होता है, यानी उसकी एक ये कतार है तो उसकी दूसरी ये कतार मौजूद होगी। तो डीएनए डबल हेलिक्स है। और उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर यह लिखी हुई है कि स्पेसिफिक पेयरिंग होती है नाइट्रोजनस बेसिस की। स्पेसिफिक पेयरिंग का मकसद ये होता है कि अगर एक तरफ एडेनिन होता तो दूसरी तरफ थाइमिन मौजूद होगा, एक तरफ ग्वानिन होगा तो दूसरी तरफ साइटोसिन होगा। तो ये खास बेस पेयरिंग हमें इस डीएनए की दो कतारों में देखने को मिलती है। अगर एक तरफ यहाँ एडेनिन होगा तो इसकी दूसरी तरफ थाइमिन मौजूद होगा, एक तरफ ग्वानिन तो इसी तरह से दूसरी तरफ साइटोसिन। तो वाटसन और क्रिक के हवाले से मजीद यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि वाटसन और क्रिक ने इस बेस पेयरिंग के रूल्स के हवाले से बताया था कि किस तरह से बेस पेयरिंग होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये किस तरह से बेस पेयरिंग के नतीजे में प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। फिर मजीद लिखा हुआ है कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल बनाया और उसके हवाले से जो उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने डीएनए के मॉडल का जिक्र किया, उसके अंदर आखिर में उन्होंने ये बात लिखी थी कि जो डीएनए के अंदर ये खास बेस पेयरिंग हमें नजर आती है, डीएनए की कतारों में ये जो बेस पेयरिंग हमें नजर आती है, इन बेस पेयरिंग से हम ये नतीजा भी निकाल सकते हैं कि किस तरह से जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाता है। और डीएनए का अपनी कॉपी बनाना, इसे हम डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो बेसिकली इन्होंने ये बता दिया था कि किस तरह से डीएनए डबल होता है। डीएनए की डबल होने को हम डुप्लीकेशन भी कह रहे हैं या इस मैकेनिज्म को हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी कह रहे हैं, जिसके अंदर डीएनए जो है अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। और अगर हम बात करें कि डीएनए कब अपने आप को डबल करता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए जो है डीएनए का खुद को डबल करना, ये सेल डिवीजन से पहले, मतलब कि अगर ये एक सेल मौजूद है, ये सेल डिवाइड होकर के दो सेल्स बन जाएगा, तो इसकी डिवीजन से पहले ही इस सेल के अंदर डीएनए डबल हो चुका होगा। और ये होता है इंटरफेज के अंदर, यानी कि सेल डिवीजन से पहले सेल अपने आप को ग्रो करता है, उस ग्रोइंग फेज को इंटरफेज कहा जाता है। और उस इंटरफेज के अंदर भी एक मरहला होता है जिसे हम एस फेज कहते हैं। एस का मतलब ही सिंथेसिस होता है। तो सिंथेसिस फेज के अंदर ये डीएनए सिंथेसिस होता है, ये डीएनए डबल होता है। अब मजीद इस टॉपिक के हवाले से लिखा हुआ है कि जब हम ये डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक समझेंगे तो हमारा समझने का मकसद ये है कि हम देख सके कि किस तरह से डीएनए की कतार जो है वो डीएनए की दूसरी कतार को बनाती है, बेस पेयरिंग रूल्स को फॉलो करते हुए कि एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा ये सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए, इस बेस पेयरिंग को फॉलो करते हुए किस तरह से डीएनए की कतार बनाई जाएगी। दोनों कतारें जो होंगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, दोनों कतारों में से इंफॉर्मेशन निकलेगी और जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा दूसरी कतार को। तो जो पुरानी कतार होगी जिसमें से नई कतार बनेगी, उस पुरानी कतार को टेम्पलेट कहा जाएगा या दूसरा उसको मोल्ड कह रहे हैं। मोल्ड का मतलब होता है सांचा, जिसको देखकर दूसरी चीज बनाई जाए। तो एक ये हमारे पास डीएनए की पुरानी कतार मौजूद है, इस कतार से न्यू कतार बनाई जाएगी। तो ये पुरानी कतार टेम्पलेट कहलवाएगी और एक नई कतार जो है वो बनाई जाएगी जिसको हम डाटर डीएनए कह रहे होंगे। तो इस प्रोसेस के दौरान लाजिम बात है कुछ एंजाइम भी रिक्वायर्ड होंगे और एंजाइम्स को भी हम जिक्र कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस टॉपिक के अंदर यह बताया गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन को समझाने के लिए कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, उसको समझाने के लिए तीन मुख्तलिफ मॉडल्स दिए गए थे। तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने मॉडल दिए थे जिनमें कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल था। इनमें से ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ये वाटसन और क्रिक ने दिया था, और दूसरा जो डिस्पर्सिव मॉडल है और कंजर्वेटिव मॉडल है ये कुछ अलग साइंटिस्ट ने मॉडल्स पेश किए थे। सबसे पहले हम जिस मॉडल का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है महफूज रह जाने वाला, बच जाने वाला। इस मॉडल में भी यही बात बयान की जाती है कि जो पेरेंटल डीएनए होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है और एक बिल्कुल ही नया डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल ही न्यू बेस पेयरिंग के साथ एक नया डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक ये एक पेरेंटल डीएनए मौजूद है। अब जब रेप्लिकेशन होगी तो रेप्लिकेशन के बाद जो पेरेंटल डीएनए होगा वो वैसे का वैसा मौजूद रहेगा और एक नया डीएनए जो है वो बन जाएगा। अब अगर जब इसकी रेप्लिकेशन होगी, क्योंकि ये पेरेंटल डीएनए में से बना है, तो रेप्लिकेशन के बाद भी ये वैसे का वैसा ही रहेगा।
और एक नया डीएनए यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सेम इसी तरह से मिसाल के तौर पर अब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो ये एक पेरेंटल डीएनए है, तो ये वैसे का वैसा रहेगा और एक नया डीएनए जो है हमें देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये कंजर्वेटिव मॉडल है जो बताता है कि पेरेंटल डीएनए बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, लेकिन जो डॉटर डीएनए है वो एक नया सा बन जाता है। फिर हमारे पास एक और डीएनए से रिलेटेड मॉडल मौजूद है जिसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी का मतलब भी होता है हाफ, यानी कि ऐसा मॉडल जिसके अंदर आधा डीएनए महफूज रहता है और आधा नया डीएनए बनता है। हमने ये बयान किया था कि वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो पेरेंटल डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसकी हमें मालूम है दो कतारें मौजूद है। एक कतार ये हो गई, दूसरी कतार ये हो गई, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है और इस कतार के साथ एक नई कतार जुड़ जाती है और यहाँ पर भी एक नई कतार जुड़ जाती है। तो जो डॉटर डीएनए हमारे पास बनेगा वो मिक्सअप होगा एक पुरानी कतार और एक नई कतार का। तो यहाँ पर यही बात बयान की जा रही है कि रेप्लिकेशन के बाद जो है दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं डीएनए के और हर डीएनए के अंदर एक पेरेंटल डीएनए मौजूद होगा और एक नया डीएनए मौजूद होगा। तो इस तरह से पेरेंटल डीएनए आधा जो है वो महफूज रह जाता है, तो इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहा जाता है। तो यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को दिखाया हुआ है। ये हमारे पास पेरेंटल डीएनए है जिसको यहाँ पर जाहिर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पिंक कलर दिया हुआ है। जब डॉटर डीएनए बनेगा तो लाजिम बात है एक ये कतार मौजूद है पेरेंटल डीएनए की, एक ये कतार मौजूद है, तो इसके साथ एक नई कतार जुड़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर भी एक नई कतार जुड़ना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में हमारे पास ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर एक नई कतार और एक पुरानी कतार मौजूद होगी। ये पुरानी कतार और ये न्यू कतार मौजूद है। इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल में भी हमें यही नजर आएगा कि एक न्यू कतार और दूसरी पुरानी कतार। तो ये बयान कर रहा है इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को कि पेरेंटल डीएनए जो है वो हाफ कंजर्व रह जाता है इस मैकेनिज्म के दौरान। फिर एक और हमारे पास मॉडल मौजूद है जिसका नाम है डिस्पर्सिव मॉडल। इस डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो लाजिम बात है उस दौरान चार कतारें बनेगी। चारों कतारों के अंदर, चारों स्ट्रैंड्स के अंदर मिक्सचर होगा पुराने और नए डीएनए का। यानी इस डिस्पर्सिव मॉडल को देखेंगे ये मौजूद है पेरेंटल डीएनए, लेकिन जब रेप्लिकेशन होगी तो आपको यहाँ पर चार कतारें देखने को मिल रही है। एक ये कतार, दूसरी ये कतार, तीसरी ये कतार, चौथी ये कतार। इन चारों कतारों के अंदर पेरेंटल डीएनए और न्यू डीएनए ये मिक्स में मौजूद है। तो इस तरह से ये एक हमारे पास डिस्पर्सिव मॉडल मौजूद है। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि इन तीनों मॉडल में से कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल, इन तीनों में से सही मॉडल कौन सा है, तो आज के दौर में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को दुरुस्त माना जाता है। और ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किस तरह से दुरुस्त माना जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ही साबित हो गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के हवाले से जिस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये बात कंफर्म हो गई थी कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव होती है। यानी कि जब रेप्लिकेशन होगी तो एक अगर ये कतार मौजूद होगी तो इस कतार का एक हिस्सा दूसरी कतार के साथ जुड़ जाएगा और ये कतार खुद जो है एक नई कतार के साथ जुड़ जाएगी। तो पेरेंटल डीएनए आधा महफूज रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये पहले ही वाटसन और क्रिक ने बता दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है और एक राउंड के बाद जब रेप्लिकेशन होगी तो उस दौरान जो है ओरिजिन डुप्लेक्स जो है कंजर्व नहीं रहेगी। पर क्या होगा कि जो पुरानी कतार होगी वो नई कतार के साथ जुड़ जाएगी। अगर ये एक पुरानी कतार मौजूद है तो वो कतार नई कतार के साथ जुड़ रही है। तो वाटसन और क्रिक ने ये 1953 में बात बयान तो कर दी थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं था। तो एक्सपेरिमेंट में इसको प्रूव किया गया है 1958 के अंदर, जब मैथ्यू मेसलन और फ्रैंक स्टाल ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और ये साबित किया कि वाकई में डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में ही होता है। अब अगर हम मैथ्यू मेसलन और फ्रैंक स्टाल के एक्सपेरिमेंट के हवाले से बात करें तो उन्होंने एक ऐसा मीडियम सिलेक्ट किया हुआ था जिसके अंदर आइसोटोप मौजूद था नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 15 का आइसोटोप मौजूद था। उस मीडियम के इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया है, क्योंकि बैक्टीरिया उस मीडियम में मौजूद है जहाँ पर नाइट्रोजन 15 का आइसोटोप मौजूद है। तो इस तरह से जब वो अपना डीएनए बनाएंगे, जब डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे तो लाजमी बात है उनके डीएनए के अंदर भी वो नाइट्रोजन आ जाएगा जो उनकी सराउंडिंग में मौजूद है, क्योंकि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस मौजूद होता है। तो डीएनए के पास वो नाइट्रोजन आएगा जो आसपास मौजूद होगा और यकीनन उनके डीएनए में जो नाइट्रोजन मौजूद होगा वो नाइट्रोजन 15 वाला मौजूद होगा। और ये नाइट्रोजन जो है क्योंकि आइसोटोप वाला है तो ये हैवी होता है आम नाइट्रोजन के मुकाबले में जो कि नाइट्रोजन 14 होता है। फिर मज़ीद लिखा हुआ है कि जब इन्होंने नाइट्रोजन 15 वाले आइसोटोप की मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराया, उसके बाद इन बैक्टीरिया को उन्होंने मूव कर दिया। उन्होंने इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिया ऐसी मीडियम के अंदर जहाँ पर नॉर्मल नाइट्रोजन मौजूद था, नाइट्रोजन 14 मौजूद था। जब नाइट्रोजन 14 मौजूद था तो लाजिमी बात है डीएनए के अंदर भी उस नाइट्रोजन 14 वाला हिस्सा यहाँ पर हमें देखने को मिलता। तो आगे चल करके डीएनए भी ऐसा आ गया जिसके अंदर नाइट्रोजन 14 मौजूद था।
यही बात लिखी हुई है कि शुरुआत के अंदर जब बैक्टीरिया को नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में दाखिल किया गया तो सारों ने ऐसा डीएनए बनाया जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 मौजूद था। इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर दिखाया हुआ है, इकोली बैक्टीरिया को दिखाया हुआ है और साथ में यहाँ पर मीडियम भी दिखाई हुई है। ऐसी मीडियम है जहाँ पर नाइट्रोजन 15 जो है मौजूद है। अब इसे चेक करने के लिए इस फ्लास्क में से, इस ट्यूब में से इन बैक्टीरिया को निकाल करके एक टेस्ट ट्यूब में दाखिल किया हुआ है। एक ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर सॉल्यूशन जो मौजूद है वो सीजियम क्लोराइड का मौजूद है। अब सीजियम क्लोराइड जो है वो लाइट होता है वेट के अंदर, और ये जो नाइट्रोजन होता है ये हैवी होता है। तो नाइट्रोजन हैवी है, नाइट्रोजन ज़्यादा डेंस है, तो लाजमी बात है वो नाइट्रोजन जो है नीचे आ जाएगा। तो सीजियम क्लोराइड के अंदर नाइट्रोजन हमें नीचे देखने को नजर आ रहा है, और यहाँ पर ये हैवी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 15 वाला। फिर वही बात लिखी हुई है कि जो इकोली बैक्टीरिया है इनको अब दूसरी मीडियम में दाखिल किया गया, ऐसी मीडियम जिसके अंदर 14 वाला नाइट्रोजन मौजूद था। जब इन्हें इसे फ्लास्क में से निकाल करके फिर टेस्ट ट्यूब में दाखिल किया गया तो ये पहले के मुकाबले में ज़्यादा ऊपर आ चुके थे, यानी कि ये पहले के मुकाबले में लाइट हो चुके थे। और इसका मकसद यही था कि इनों के अंदर दोनों डीएनए मौजूद हो चुके थे, 15 और 14, क्योंकि इसमें दोनों डीएनए मौजूद थे और मुकम्मल तौर पर यह धागा 15 नाइट्रोजन वाले आइसोटोप का नहीं था, तो इस वजह से इसका वजन भी थोड़ा सा कम हो गया था, कम डेंस हो गया था। ये चीज़ तभी मुमकिन है जब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक धागा मौजूद है और ये हमारे पास एक और डीएनए का धागा मौजूद है। ये दोनों ही धागे 15 आइसोटोप वाले हैं, ये दोनों ही धागे 15 आइसोटोप वाले मौजूद हैं। अब लाजिम बात है रेप्लिकेशन से पहले ये दोनों धागे खुल जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी मीडियम में बने हुए थे जहाँ पर 15 वाला नाइट्रोजन मौजूद था तो इनके पास 15 वाला नाइट्रोजन आ गया। लेकिन जब इनको शिफ्ट किया गया था 14 वाले मीडियम के अंदर जहाँ पर नाइट्रोजन 14 मौजूद था, तो लाजिम बात है इनमें धागा भी ऐसा आएगा जिसमें नाइट्रोजन 14 मौजूद होगा। जब नाइट्रोजन 14 वाला धागा इनमें मौजूद है तो लाजिम बात है वो थोड़ा सा हल्का है, तो इस वजह से इनके पास दोनों ही धागे आ गए, एक 15 वाला और दूसरा 14 वाला, और इनकी डेंसिटी भी पहले के मुकाबले में कम हो गई। फिर जो बैक्टीरिया 14 वाले मीडियम में गिरो किए हुए थे उन्हें दोबारा से इस 14 वाले मीडियम में ही रखा गया। फिर दोबारा से उनको उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें सीजियम क्लोराइड मौजूद था वहाँ पे दाखिल किया गया, और अब वहाँ पर डेंसिटीज जो देखने को मिली तो वो दो तरह की डेंसिटीज थी। एक वो जो कि पहले की जैसी ही थी, लेकिन दूसरी और ज़्यादा लाइट हो चुकी थी। अब इसकी वजह ये बनी कि ये दो हमारे पास धागे मौजूद थे डीएनए के, एक 15 आइसोटोप वाला और दूसरा 14 आइसोटोप वाला। रेड कलर से 15 आइसोटोप वाला पुराना और ब्लैक कलर से 14 आइसोटोप वाला। जब ये दोनों धागे अनजिप हुए तो उनके साथ दूसरे धागा जुड़ना शुरू हो जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस का। तो इस दौरान हमें ये देखने को मिलेगा कि वापसी में इसके साथ 14 वाला नाइट्रोजन जुड़ रहा है और इसके साथ भी 14 वाला ही नाइट्रोजन जुड़ रहा है। अब इसके पास क्योंकि दोनों ही 14 वाले धागे मौजूद हैं इसके पास, तो ये ज़्यादा लाइट हो चुका है और ये पहले के जैसा ही मौजूद है। तभी हमें यहाँ पर एक ये पहले वाली डेंसिटी और एक ये नए वाली डेंसिटी नजर आ रही है। और डीएनए को भी देखेंगे तो एक पहले के ही जैसा डीएनए मौजूद है और एक ऐसा डीएनए बन चुका है जिसमें दोनों ही धागे 14 नाइट्रोजन वाले मौजूद हैं। अब इन बैक्टीरिया को दोबारा से इसी सॉल्यूशन में रहने दिया गया और जब इसका सैंपल निकाल करके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दाखिल किया गया और देखा गया कि कौन से डीएनए मौजूद हैं, तो दो डीएनए ऐसे मौजूद हैं जिनमें 14 वाला नाइट्रोजन मौजूद है। चारों धागों में यहाँ 14 वाला नाइट्रोजन मौजूद है, और दो डीएनए ऐसे मौजूद हैं जिनमें एक के पास जो है 14 वाला धागा मौजूद है और एक के पास जो है 15 वाला मौजूद है, और एक ऐसा है जिसके पास दोनों ही धागे 14 वाले मौजूद हैं। अब ये किस तरह से हुआ कि इसके दो धागे मौजूद हैं, एक 14 वाला एक 15 वाला। 14 वाला जब खुलेगा तो उसके साथ लाजिम बात है 14 वाला ही धागा जुड़ेगा तो ये डीएनए बनेगा, लेकिन जब 15 वाला धागा खुलेगा तो इसके साथ जो नया धागा जुड़ेगा वो 14 वाला होगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इस डीएनए की बात करेंगे, इसके पास दो धागे मौजूद हैं और दोनों ही धागे ऐसे हैं जिनके पास 14 वाला नाइट्रोजन मौजूद है। जब ये खुलेंगे और उनके साथ जब नया धागा जुड़ेगा तो वो भी 14 वाले नाइट्रोजन वाला धागा होगा, यहाँ पर भी 14 वाला नाइट्रोजन वाला। तो ये हमारे पास दोनों ही डीएनए ऐसे मौजूद हैं जिनके पास सारे धागे 14 नाइट्रोजन वाले मौजूद हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें यही बात बताता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आधा डीएनए महफूज रहता है, आधा नया डीएनए इसके साथ जुड़ जाता है, जिसे हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, इस तरफ भी हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें शुरू के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि जब बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया गया था नाइट्रोजन 15 से 14 वाले मीडियम के अंदर, तो जो बैक्टीरिया बने थे उनकी डेंसिटी ऐसी बनी थी जो बीच में मौजूद थी। यानी कि हमने पहले ऐसे बैक्टीरिया भी ग्रो किए हुए थे जो कि 14 वाले मीडियम में ग्रो किए हुए थे। जब उनको प्योरली 14 वाले मीडियम में ग्रो किया हुआ था तो उनकी डेंसिटी जो थी वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा ऊपर थी और 15 वाले की डेंसिटी जो है वो कम आ रही थी। लेकिन जब हमने 15 वाले को 14 वाले में दाखिल किया हुआ तो उनकी डेंसिटी जो है वो उन दोनों के बीच में हमें देखने को मिली। फिर जब हमने दोबारा से रेप्लिकेशन की तो हमें दो डेंसिटीज़ जो है देखने को मिली, एक इंटरमीडिएट यानी बीच में मौजूद थी और एक उससे भी हल्की हो चुकी थी डेंसिटी, जो कि पहले वाले यानी 14 नाइट्रोजन वाले की डेंसिटी थी शुरुआती।
लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में ग्रो कराए गए हैं जहाँ पर 14 वाला ही आइसोटोप मौजूद है, कोई भी 15 वाला आइसोटोप मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें धागा ऐसा नज़र आया है जिसमें 15 वाला आइसोटोप अभी भी मौजूद है, अभी भी हैवी आइसोटोप चलता आ रहा है। तो यहाँ से मालूम पड़ा कि जो डाटर डीएनए होता है, डाटर डीएनए की जो 2 कतारें होती हैं, उसमें एक कतार जो है वो पेरेंट डीएनए की है और एक कतार जो है उसमें डाटर डीएनए की होती है, एक नए डीएनए की होती है। मिसाल के तौर पर ये एक धागा है जो कि 15 आइसोटोप वाला है, जो पेरेंट डीएनए का है। अब ये कतार लाज़मी अनज़िप होके अलग हो जाएगी, एक नया धागा जुड़ेगा जो कि 14 आइसोटोप वाला होगा। फिर मज़ीद लिखा हुआ है कि जब हाइब्रिड डुप्लेक्स जो है रेप्लिकेट हुआ, यानी कि ऐसा डीएनए जिसके पास दोनों धागे मौजूद थे 14 और 15 वाले। अब जब वो रेप्लिकेट हुआ है तो उसने एक डीएनए ऐसे बनाया है, एक डीएनए ऐसा बनाया है जो उसी के जैसा हाइब्रिड है, जिसके अंदर एक हेवी कतार मौजूद है। और एक डीएनए उसने ऐसा बनाया जिसमें दोनों ही धागे जो थे वो 14 वाले मौजूद थे, लाइट स्ट्रैंड वाले मौजूद थे। तो इस तरह से लाइटर डुप्लेक्स हमें देखने को मिली। जैसे कि यहाँ पर बयान किया गया है, ये हाइब्रिड स्ट्रैंड और इसमें से भी एक हाइब्रिड स्ट्रैंड बनी जिसमें लाइट और जो है डेंस दोनों ही मौजूद है और एक जिसमें से ये बना डीएनए जिसमें दोनों ही लाइट जो है वो स्ट्रैंड मौजूद है। तो इन एक्सपेरिमेंट से मेसलन और स्टाल ने ये कंफर्म किया कि वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव के हवाले से वो दुरुस्त था और डीएनए इसी तरह से डिवाइड होता है कि उसका आधा महफूज रहता है और आधा जो है उसका खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर डीएनए के बाद दोनों ही धागे 15 वाले थे, लेकिन आगे चलकर हमें एक ही धागा 15 वाला देखने का मिलता है, यानी कि एक इसमें नया धागा आ गया। तो एक उसमें पेरेंट वाला मौजूद है डीएनए, तो आधा वो महफूज रह रहा है, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव कहा गया है। अब यहाँ पर इस डीएनए के फोटोग्राफ्स को दिखाया हुआ है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये है 15 वाला डीएनए जो कि शुरू के अंदर मौजूद था। फिर हमें ऐसा डीएनए नज़र आया जो कि 15 और 14 के बीच में मौजूद था, यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए। फिर हमें दोबारा से इंटरमीडिएट और लाइट डेंसिटी वाला डीएनए देखने को मिल गया। आगे चलते हुए वो जो डेंस डीएनए वाला था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। जो इंटरमीडिएट था वो भी बहुत कम बचा था, लेकिन ज़्यादा चलते हुए हमें जो नज़र आ रहा था वो लाइट डेंसिटी वाला ही हमें नज़र आ रहा था। यहाँ पर जो इन 3 मॉडल्स को बयान किया हुआ है, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव को, वो भी इसी आइसोटोप की बुनियाद पर ही बयान किया हुआ है कि इस तरह से ये मामला हो सकता था। अगर हम इस धागे का जिक्र करें, इसके पास दोनों ही धागे जो मौजूद हैं वो 15 नाइट्रोजन वाले मौजूद हैं, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद इसके अंदर एक धागा 15 वाला और एक 14 वाला आ गया। आगे चल कर के जब इनकी मज़ीद रेप्लिकेशन होती है तो हमें इसमें से जो है 2 डीएनए ऐसे नज़र आता हैं जो हाइब्रिड है और 2 डीएनए ऐसे नज़र आते हैं जिनके अंदर दोनों ही नाइट्रोजन 14 वाले आइसोटोप मौजूद हैं। फिर हमें ये कंजर्वेटिव मॉडल नज़र आता है जो कहता है कि पेरेंट डीएनए वैसे का वैसा रहेगा, बाकी एक नया डीएनए बनेगा और इस तरह से आगे चल करके पेरेंट डीएनए वैसे का वैसा, बाकी दूसरा डीएनए वो भी वैसे का वैसा, बाकी 2 अलग डीएनए बन गए। तो ये कंजर्वेटिव मॉडल का नज़रिया होता है कि जब हम मीडियम से उसको शिफ्ट भी करें, पहले इसको ग्रो किया हुआ है 15 वाले मीडियम के अंदर, फिर जब उसको हमने 14 वाले मीडियम में ग्रो किया तो वो वैसे का वैसा ही रहा, बल्कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन डिस्पर्सिव मॉडल ये कहता है कि कुछ टुकड़ा पेरेंट का आएगा, कुछ नए टुकड़े का आ जाएगा, कुछ इसी तरह से पेरेंट का आएगा, कुछ जो है नए का आ जाएगा, कुछ पेरेंट का। तो इस तरह से ये डिस्पर्सिव मॉडल हमें बयान कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।